इंसान की बनाई कोई चीज नहीं बची, कोई इंसानी बसाहट नहीं बची, सब सपाट हो गया। ये बात कही गई नेपाल में आई तबाही का परिणाम देखकर। पानी, मलबा, चट्टान, घास सबको लेकर आगे बढ़ता प्रचंड प्रवाह करीब 40 किलोमीटर लंबे रास्ते में सब तबाह करता हुआ अचानक आई इस भीषण बाढ़ ने जो नुकसान पहुंचाया, उसकी ठीक ठीक था अभी तक पता नहीं चल पाई है। नेपाल तिब्बत सीमा पर जहां ये विपत्ति आई, वो मानसरोवर पर्वत यात्रा का सबसे प्रचलित रास्ता है। नेपाल पुलिस के मुताबिक 27 अगस्त की शाम 5 बजे तक मृतकों की संख्या कम से कम 359 हो गई है। मारे गए लोगों में बहुत से विदेशी नागरिक भी हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया समेत कई नागरिकताओं के लोग हैं। कई भारतीय भी गुमशुदा हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार लापता भारतीयों की संख्या कम से कम 288 है। इसमें 73 लोग ऐसे हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट में काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो तो तबाही का स्तर बता ही रहे हैं, लेकिन चश्मदीदों और राहत कर्मियों के हवाले से आ रहे बयान उससे भी ज्यादा डरावना मंजर बता रहे हैं। एक बयान आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सागर पांडे का बयान है, जो एक हिमालयन टूरिज्म ऑपरेटर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनकी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड 40 पर्यटक और कंपनी के 7 कर्मचारी मानसरोवर यात्रा शुरू करने वाले थे। बाढ़ से पहले वो सभी क्रॉसिंग पार करके तिब्बत में दाखिल होने जा रहे थे। पर्यटकों में भारतीय मूल के 15 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल थे, जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। हादसे के बाद सागर ने हेलीकॉप्टर से ग्राउंड जीरो का दौरा किया और जो दिखा उसे समाचार एजेंसी रॉयटर्स को यूं बताया। इंसान की बनाई कोई चीज नहीं बची, कोई इंसानी बसाहट नहीं बची, सब सपाट हो गया। जो भी होटल, रेस्तरां या कार में होगा, मुझे यकीन है कि सब चले गए। सागर ने कहा कि जब तक उन्होंने अपनी आंख से तबाही नहीं देखी, उन्हें लोगों के बचे होने की उम्मीद थी। जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन भी मानसरोवर यात्रा कराती है। ईशा फाउंडेशन से 80 लोग लापता है। बाढ़ के वक्त सभी इमिग्रेशन ऑफिस में थे, वही जगह जिसे आपने इस वायरल वीडियो में देखा होगा। इतनी तबाही के बाद भी खतरा टला नहीं है। अगले कुछ दिन भारी हो सकते हैं। नेपाल का आपदा प्रबंधन विभाग है NDRRMA, पूरा नाम नेपाल्स नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने ये नोटिस जारी किया है। इसमें चीन के हवाले से आई एक जानकारी का जिक्र करते हुए सावधान किया गया। और ये जानकारी क्या है? जिस लहांदे नदी में पानी बढ़ने से बाढ़ आई, वहां बहाव रुक गया है। पानी रुकने से यहाँ 0.11 वर्ग किलोमीटर की एक झील बन गई है। इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस झील के दोबारा फटने की आशंका है। इसका खतरा समझिए। लहांदे नदी तिब्बत से निकलती है, नेपाल के रसुआ जिले में पहुंचती, जहां उसे नया नाम मिलता है भोटे कोसी। नेपाल में भोटे का मतलब है तिब्बती, यानी तिब्बत की कोसी। ऊपर जिस झील के बनने की बात बताई गई, वो जगह रसुआ से 18 किलोमीटर ऊपर है। भोटे कोसी नुवाकोट नाम की जगह में त्रिशला नदी में मिल जाती है। यही त्रिशला नदी आगे बिहार के पश्चिमी चंपारण पहुंचती है, भैंसालोटा बैराज से होते हुए, और यहाँ इसे कहा जाता है गंडक या नारायणी। यानी तिब्बत से लेकर नेपाल और आगे भारत तक खतरा हो सकता है। इस मामले में और जानकारी दे रहे हैं नेपाल से सीनियर जर्नलिस्ट युवराज घिमिरे। अब ये रूट उस दो तरीका से, या एक आप किरोंग से जो तिब्बत को उस पार से जो आता है भोटे, वहाँ लेंडे रिवर भोटे कोसी का एक मुख्य ट्रिब्यूटरी है। वो इधर आकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रसुआ में तिब्बत से इस तरफ आकर ज्वाइन करता है, तो त्रिशूली ज्वाइन करता है। और त्रिशूली चूँकि पहाड़ी रिवर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फ्लड के टाइम में काफ़ी हाई स्पीड में उनका बहाव होता है और उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रूट दो हिसाब से इम्पोर्टेंट है नेपाल और तिब्बत का। एक तो गाड़ी या जो भी व्हीकुलर मूवमेंट है रोड इसका, लेकिन दूसरा वो पैदल यात्रा भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नेपाल साइड में भी गोसाई कुंड वगैरह में बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज वहाँ रसुआ में। तमाम आशंकाओं के मद्देनजर भोटे कोसी नदी के बहाव में नीचे की ओर रह रहे लोग, पर्यटक और बचाव अभियान में जुटे जो कर्मचारी हैं, उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई। ये बाढ़ क्यों आई, इस पर भी कई बातें कही जा रही हैं। एक कारण हैंगिंग ग्लेशियर को बताया जा रहा है। अनिल कुलकर्णी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ग्लेशियरोलॉजिस्ट हैं, यानी ग्लेशियर्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट। तिब्बत और नेपाल में आई बाढ़ की वजह समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे बात की। अनिल कुलकर्णी ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरें पुष्टि कर रही हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंचाई का एक लंबा ग्लेशियर लहेंदे झील में गिरा और उसका पानी रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ता गया। 26 अगस्त को बाढ़ आने के बाद शुरुआती वजह बताई गई भूकंप।
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने ये बात कही। बाद में संशोधन करते हुए कहा कि ग्लेशियर के गिरने और उसके मलबे के बहने से भूकंप आया। तीव्रता 5.2 रिकॉर्ड की गई। यानी बहुत आशंका है कि ग्लेशियल कोलैप्स यानी ग्लेशियर के एक विशाल हिस्से के टूटने से औचक बाढ़ आई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिकी सरकार की भूवैज्ञानिक संस्था है और दुनिया भर में भूकंपीय गतिविधियों की रिपोर्ट देती है। इस त्रासदी में नेपाल की 12% बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। उसके 6 हाइड्रो पावर प्लांट बुरी तरह प्रभावित हुए। नेपाल भारत को 800 मेगावाट बिजली देता है। फिलहाल नेपाल ने 400 मेगावाट आपूर्ति कम कर दी है। ग्रिड इंडिया के आंकड़ों के अनुसार बाढ़ वाले दिन नेपाल से 963.4 मेगावाट बिजली आयात की गई। फिलहाल भारत को बिजली देने वाला 14 मेगावाट का देवी घाट हाइड्रो पावर प्लांट बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बाढ़ में हुई तबाही के तमाम विजुअल इंटरनेट पर भी आपको दिख रहे हैं। सैटेलाइट की कुछ तस्वीरों से पहले और बाद की स्थिति यहाँ पर हम ठहर कर समझते हैं। ये मैप देखिए, इसरो ने 27 अगस्त को जारी किया और ये एक और मैप है जिसे प्लैनेट लैब नाम की वेबसाइट ने जारी किया। इन दोनों में पानी का बदला हुआ स्तर साफ देखा जा सकता है। अब आते हैं मानसरोवर यात्रा के रूट पर, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा पर जहाँ ये विपत्ति आई वो इस यात्रा का सबसे प्रचलित रास्ता है। जब बाढ़ आई तब बहुत से लोग इमिग्रेशन सेंटर पर थे। आखिर क्यों मानसरोवर यात्रा के लिए सरकारी रूट नहीं होने के बाद भी लोग उसी रास्ते से जाना चुनते हैं? भारतीय विदेश मंत्रालय कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन 2 रास्तों से कराता है। एक उत्तराखंड में लिपुलेख के पास रूट से, जिसमें लगभग 21-22 दिन लगते हैं। दूसरा सिक्किम होते हुए नाथुला पास रूट से, इसमें 20 दिन से अधिक का वक्त लगता है। इन दोनों मार्गों में प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आता है। विदेश मंत्रालय हर साल लगभग 1000 तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति देता है और उसका चयन लॉटरी से करता है। मतलब इस सरकारी तरीके से 1000 लोग ही जा सकते हैं। इसके अलावा लिपुलेख पास वाले रास्ते पर नेपाल और भारत सरकार के बीच बीते 5-7 साल से विवाद भी है। नेपाल भूभागी दावा करता है, इसलिए भी लोग प्राइवेट टूर ट्रैवल ऑपरेटर की मदद से दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये विवाद क्या है और उसका इस रास्ते पर क्या असर पड़ता है, इस पर हम आएंगे। पर पहले समझ लेते हैं कि नेपाल के 2 रास्तों में रसुआ वाला रास्ता ही क्यों ज़्यादा चलता है। इस रास्ते पर ही बाढ़ आई है, इसलिए जानना ज़रूरी है। तकरीबन 25 मील यानी 40 किलोमीटर की सड़क बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। नेपाल से होकर यात्रा के 2 रूट हैं, एक जो रसुआ से होकर गुजरता है और दूसरा जो हिल्सा से होकर। ये दोनों ज़िले तिब्बत से लगे हैं। दोनों ज़िलों के बीच की दूरी 410 किलोमीटर है। बारी बारी इन रूट्स का हिसाब समझिए। दोनों रास्तों में से एक को इतनी तरजीह क्यों दी जाने लगी, ये भी हम विस्तार से समझेंगे। नेपाल के रसुआ वाले रास्ते में लोगों के आने जाने की संख्या की कोई सीमा नहीं। यहाँ जाने के लिए बुकिंग आसान है। कई इलाकों में टूर ऑपरेटरों की मदद से बुकिंग हो सकती है। इनके अपने एजेंट होते हैं जो वीज़ा लेने में मदद करते हैं। ये एजेंट चीनी अधिकारियों से तिब्बत के लिए ग्रुप वीज़ा लेने में भी मदद करते हैं। स्थानीय अधिकारियों ने इस साल अब तक रसुआ के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या दर्ज की 13,500, जो बीते साल से भी लगभग 18.7% ज़्यादा है। एक और रास्ता है जो हुमला जिले से होकर गुजरता है। ये रास्ता महंगा है, हालांकि दोनों तिब्बत का ट्रेड रूट रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत अनयूजुअल रास्ता है। कैलाश मानसरोवर जाने का रसुआ वाला रास्ता काठमांडू से शुरू होता है। इसमें रसुआ तक बस से या एसयूवी से ट्रैवल करना होता है। फिर तिब्बत बॉर्डर से दारचेन जाना होता है। रसुआ से दारचेन की दूरी 650 से 700 किलोमीटर है। इसमें अधिकतर रास्ता बस या एसयूवी से और कुछ किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ती है। ये रास्ता सस्ता है। इसमें वीज़ा और परमिट आदि के लिए 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। दूसरा रास्ता हेलीकॉप्टर वाला है जो नेपालगंज और हिल्सा होते हुए बढ़ता है। इसमें लगभग 5 से 11 दिन लगते हैं। इसमें काठमांडू से नेपालगंज के लिए एक बार फ्लाइट भी लेनी होती है। नेपालगंज से सिमिकोट जाने के लिए विमान, फिर सिमिकोट रिमोट इलाका है। हुमला ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय है। सिमिकोट से फिर हेलीकॉप्टर जो पुरंग और माउंट कैलाश के लिए जाता है। कई बार सिमिकोट से कुछ दूर ड्राइव करके भी जाना होता है। इसके लिए भी एक पासपोर्ट चाहिए, एक स्पेशल चीनी परमिट चाहिए और तिब्बत में ट्रैवल करने का परमिट भी। इसके साथ आप मई से सितंबर तक इन रूट्स पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक एजेंट के मुताबिक काठमांडू से वीज़ा और परमिट के लिए 3 लाख रुपए से अधिक ही खर्च होता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है कुछ। अब लिपुलेख विवाद भी समझ लेते हैं जिसका जिक्र किया। 2020 में लिपुलेख पास रूट भारत और नेपाल के बीच विवाद का मुद्दा बना। तब केपी शर्मा ओली पीएम थे। भारत वहां सड़क बना रहा था जिस पर नेपाल ने आपत्ति की थी। इसके बाद बालन शाह भी पीएम बनने के 1 महीने के भीतर ही सितंबर 2025 में इस रूट पर आपत्ति जताने लगे। और तब वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल सरकार इस तथ्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और अडिग है कि लिपुलेख और काला पानी 1816 की सुगौली संधि के बाद से नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि 1954 से ही मानसरोवर यात्रा की जाती है।
इस पर कभी कोई विवाद नहीं रहा। 1816 की या कोई भी पुरानी बात के आधार पर बात करना बेबुनियाद है। हम हमेशा संवाद से किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस रास्ते पर सवाल उठाना फिजूल है। इस बयान के बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ा। पलन शाह पीएम बने तो विवाद फिर बढ़ा। बीते दिनों भारत ने जब उसी रास्ते से चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की पहल की, तब भी नेपाल सरकार ने आपत्ति जताई थी। ये है अब तक का पूरा प्रकरण। क्यों ये रूट पॉपुलर है, पॉपुलेट हुआ, इसकी पूरी इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी पूरी जियोपॉलिटिक्स क्या है, और अब तक की इस त्रासदी की स्थिति क्या है। यदि आप नेपाल में हैं, आपके पास कोई लेटेस्ट जानकारी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जो पीड़ित हैं, हम उम्मीद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द उनको राहत मिले। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।